तो जब मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के अपने बचपन की ओर, तो आई रियलाइज जी नहीं पाया मैंने, अपना बचपन जिया नहीं, काटा है, बमुश्किल काटा है, पर सीखा बड़ा। जब आदमी संघर्ष की भट्टी से गुजरता है तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सीखता है, मैंने देखा है। सो वेलकम टू इम्पैक्ट स्टोरीज। थैंक यू। और ये बिल्कुल ऐसी कॉफ़ी विद कारण वाली बातें होंगी, आराम से बैठ के, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा। मेरा पहला सवाल तो वही है जो आपके और मेरे बीच कॉमन भी है कि कैसे टीसीएस से जर्नी आपकी शुरू हुई और कैसे आपने सोचा मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। नहीं तो सच्चाई ये है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। और ये करीब 10-11 साल पहले की बात है, जब इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जिसे अन्ना हज़ारे जी लीड कर रहे थे, और मैं उस समय हांगकांग में था। और अगस्त क्रांति भी कहते हैं उस आंदोलन को, जब रामलीला मैदान में बिल्कुल लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, पूरी दिल्ली उस समय सड़कों पर थी, और सबकी मांग थी कि एक ऐसा कानून बने जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक कड़ा प्रहार करे, ख़त्म करे उसको। मुझे याद है, अभी भी मैं ऑफिस से घर लौटा, और तो हांगकांग में हम लोग यूजुअली न्यूज़ वगैरह लैपटॉप पे देखते थे। लैपटॉप ओपन किया और स्टार्टेड हैविंग माय डिनर, देन आई सॉ कि एक 70-71 साल के बुज़ुर्ग जो है वो भूख हड़ताल पे, अनशन पे बैठे हुए हैं उस कानून की मांग को लेकर। और वो जो विजुअल, जो ऑप्टिक था, दैट मूव मी सो मच कि मेरे दिल में आया कि ये क्या हो रहा है। मेरे लिए एक बुज़ुर्ग आदमी जो मुझे जानता भी नहीं, बैक इन माई कंट्री, भूखा है और मैं खाना खा रहा हूँ, यार ये क्या बात हुई। समथिंग क्लिक्ड इनसाइड, और दैट वाज द मोमेंट। वो कहते हैं ना कि एक पल जिम्मेदार होता है कुछ अच्छा होने के लिए, कुछ बुरा होने के लिए। सो आई थिंक ये वो पल था जिसने मुझे अंदर से आंदोलित किया, और मैंने खाना छोड़ दिया। और खाना छोड़ दिया तो मुझे पता था कि व्रत या संकल्प जो है ना, आपके अंदर की जो नेक नियत है, अगर वो है तो उससे ये ताकत पैदा होती है, फिर आप कुछ ऐसा कुछ कर पाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रयोग करके देखता हूँ अपने ऊपर। मैंने खाना छोड़ दिया, 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया। मैं आंदोलन के बारे में जानने लगा, कौन कौन से लोग जुड़े हैं इस आंदोलन में। मुझे देश को बदलने की आखिरी उम्मीद दिखने लगी। कन्विंस नहीं हुआ था, दिखने लगी। मैं ऑफिस जाता रहा, लेकिन 6 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। और उसने अंदर इतनी शुद्धता कहें भर दी, या ऐसे भाव भर दिए कि आई फेल्ट मुझे, सब लोगों को नहीं, लेकिन मुझे इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। सब नहीं आए, कोई बात नहीं, पर ये नहीं चलेगा कि भगत सिंह पड़ोसी घर में पैदा हो और बदलाव हो जाए। कुछ लोगों को तो आगे आना पड़ेगा। ये क्लिक कर गया। और जब ये आंदोलन ख़त्म हुआ, फिर मुंबई में स्टार्ट हुआ, मीडिया में चलने लगा कि अब आंदोलन ख़त्म हो रहा है, लोग नहीं आए, भीड़ नहीं आई, भीड़ से उस आंदोलन की सफलता को आंका जाने लगा। तो मुझे लगा कि शायद ये वो वक्त है कि जब मैं या मेरे जैसे कुछ लोग आगे आएँ और देश को बचाने की जो आखिरी उम्मीद है, इस उम्मीद के दीपक को बुझने से रोकें। ये भाव था मन के अंदर, और इस भाव से प्रेरित होके, मोटिवेट होके, मैंने उस समय मैं अरविंद जी के संपर्क में था। और 14 जनवरी 2012 को मैं हिंदुस्तान आया। उसके बाद नौकरी छोड़ी, और उस समय पार्टी नहीं थी, ये सिर्फ एक आंदोलन था। इट वॉज अ लूजली कपल्ड स्ट्रक्चर, और बहुत कम लोग, और वो आंदोलन भी सो कॉल्ड मीडिया की नज़रों में डूब रहा था। ये डूबे ना, इस जज्बे को लेकर मैं इस आंदोलन का हिस्सा बना। और एक मोमेंट मैं आपको बताऊंगा, जिस मोमेंट ने मुझे 100% कन्विंस किया कि प्रॉब्ली यही सही चीज़ है इस देश के लिए। तो वहाँ से हमने कुछ डोनेशंस भेजी थी, पता नहीं 1-8 लाख रुपए की कोई डोनेशन भेजी थी। इनके यहाँ से, आंदोलन के ऑफिस से फ़ोन आया मेरे पास। पता चला कि मूवमेंट के लीड करने वाले लोगों ने अनाउंस किया है कि अब पैसे की ज़रूरत नहीं है। और मैंने अपने अनुभव, तजुर्बे, उम्र में कहीं कभी ऐसा देखा सुना नहीं कि आपने किसी को दान दिया, वो दान आपको लौटा दिया। उन्होंने कहा कि अपना अकाउंट नंबर भेजिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, अपना पैसा दे दीजिए। और उन्होंने एक्चुअली वो पैसा मैंने लौटा दिया। तो ये जो ईमानदारी दिखी मुझे लगा कि अगर साधन जो है वो शुद्ध है, तो जो साध्य है वो भी शुद्ध ही होगा। ये लोग नेक नियत से काम कर रहे हैं, और जो अचीव करना चाहते हैं वो भी अच्छा ही होगा। इसमें जुड़ना चाहिए। इस यज्ञ में मुझे
जितनी भी आहुति दे सकता हमें उतनी आहुति देनी चाहिए। और फिर तब तो आंदोलन था, इसके बाद वो पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ, पार्टी बनी, तो बनी तो साथ 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 चलते रहे और यहाँ तक आज जहाँ हैं वहाँ तक पहुँचे। बट संघर्ष बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। तो ये तो आपकी जॉब से लेके यहाँ तक की जर्नी होगी। मतलब मैंने सुना कि बचपन की कहानी भी है ना, वही बड़ी स्ट्रगलिंग है, मतलब बहुत ही टफ चाइल्डहुड था। नहीं, बहुत स्ट्रगलिंग तो नहीं, बट यस दैट्स ट्रू, आई बीन रेज्ड बाय सिंगल मॉम। और इसलिए व्हेन इट कम्स टू द फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ माइंड मैं थोड़ा सा बायस भी रहता हूँ। बट मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है, बायस पुरुषों में ज़रूरी है। मेरा खुद का लिखा हुआ एक शेर है कि अगर आप इजाज़त दे तो बिल्कुल मैं सर, ये पढ़ूँगा आपका कि ही है। हाँ हाँ। अगर तुम चाहो इस दुनिया में बाकी रहे मोहब्बत, अगर तुम चाहो इस दुनिया में बाकी रहे मोहब्बत, तुम में थोड़ा मर्द बचा लो, मुझ में थोड़ी औरत। अगर आदमी के अंदर थोड़ी सी औरत आ जाए और औरत के अंदर थोड़ा सा आदमी आ जाए, ब्यूटीफुल। तो जो समाधान इस समाज को मिलेगा वो बड़ा होलिस्टिक होगा, बड़ा पूरा होगा, उसके अंदर अधूरापन नहीं होगा। तो ये इस तरह का भाव रहा। और बचपन में माँ गरीब परिवार से थे, ऑनेस्टली बहुत गरीब परिवार से थे। आज पढ़ लिख गए तो आपके बीच बैठ के अपनी बात रखने के काबिल महसूस कर रहे हैं अपने आप को, हुए कि नहीं वो पता नहीं। लेकिन आप समझिए कि सरकारी नौकरी थी, माँ की टीचर थी और 3 बच्चों को पढ़ाना था, घर का खर्चा चलाना था। नाना नानी ने पाल पोस के बड़ा किया। बड़ा छोटा सा एक कस्बा है, गाज़ीपुर ज़िला है बनारस के पास, तो वहाँ पे ज़मानिया एक कस्बा है। कस्बा बाय इट्स वेरी बेसिक डेफिनेशन वो गांव जो शहर बनने की दौड़ में शामिल हुआ पर बीच में दम तोड़ गया, वो कस्बा बन जाता कस्बा है। बन जाता है। वैसे ही कस्बा है जहाँ पे खेत तो नहीं दिखेंगे, पक्के मकान दिखेंगे, लेकिन लोग वही गांव वाले दिखेंगे आपको। तो ऐसे ही कस्बे में पैदा हुआ। उस कस्बे में मेरे ग्रैंडपा ने उस ज़माने में मॉम को पढ़ाया। मतलब मैं सलाम करता हूँ कि उनके अंदर ये सोच थी, समझ थी कि पढ़ाई से ही अगर कुछ बदलना होगा तो बदलेगा। क्योंकि वो उनकी माँ जो है वो बर्तन मांजती थी, वो बर्तन मांजती थी, वो कहीं खाना बच गया घरों में तो इकट्ठा करके लाती थी, उनको खिलाती थी। तो जब मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के अपने बचपन की ओर, तो आई रियलाइज जी नहीं पाया मैंने, अपना बचपन जिया नहीं, काटा है। और बमुश्किल काटा है पर सीखा बड़ा। जब आदमी संघर्ष की भट्टी से गुजरता है तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सीखता है। मैंने देखा है 10-12 साल के बच्चों को चाय नहीं बेचनी चाहिए, पर जो बच्चे चाय बेचते हैं उनके कंधे देखिए आप, क्या बोझ होता है उनके कंधों पे। टू द एक्सटेंट दैट आई स्टिल फील, मतलब कि एक बार क्या हुआ कि मैंने कहा कि मुझे, मम्मी से कहा कि जूते चाहिए मुझे, तो हमारे घर में हमको जूते नहीं मिलते थे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, since you asked, I'm trying to be। तो हमारे पास उस समय जूते कैसे थे, स्कूल ड्रेस वाले जो काले जूते होते हैं ना, वही जूते थे। और वो ज़्यादा फट ना जाए इसलिए बहुत ज़्यादा पहनना भी उनको अलाउड नहीं था। सर्दियाँ आई, अब सर्दियों में तो जूते चाहिए। तो मम्मी ने ऊन का बारीक पतले वाले ऊन का मोजा बना दिया, बोले पहन लो, इसी को चप्पल पहनो, चाहे घूमो जैसे चाहे वैसे। तो मैंने कहा नहीं चाहिए मेरे को, 10वीं क्लास में था मैं। आप सोचो 10वीं क्लास तक जूता मेरे पास नहीं था। मैं 11वीं में चला गया 10वीं पास करके, वही जूता था स्कूल ड्रेस वाला। तो 10वीं पास करके मैं 11th में चला गया और जूता अभी भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। हमारे कस्बे में एक कोचिंग सेंटर था। 1 साल ट्यूशन पढ़ाई तो 1200 रुपये मुझे 1 साल के ट्यूशन पढ़ाने के मिले। और मैं इतना इस बात को दिल से लगा गया कि जो पहली कमाई मेरी आई 1200 रुपये की, मैंने कहा मैं इससे जूता खरीदूँ। 1 साल की कमाई से एक लड़का सर्दियाँ जो गुजरे से गुजरे ठीक से सुकून से, बट वो जो अभाव था कि यार क्या हालत है कि जूता नहीं हमारे पास। माँ बाप ने सब कुछ दिया, ज़रूरत के हिसाब से दिया, लग्जरीज़ के हिसाब से नहीं दिया। और हम समझते थे अभाव, संघर्ष देखा हुआ है। हमारे लिए 5 स्टार चॉकलेट, मैगी नूडल्स हमारे बचपन में सपना था। मतलब मैं बचपन से लेकर के ग्रेजुएशन तक एक बार मैगी खाई है, सिर्फ एक बार मैगी खाई। मतलब आप समझ रहे हैं,
एक बार खाई है और एक बार बनाई तो जल गई तो खा नहीं पाए. दैट्स टोटल. मतलब मैंने और दीदी मैंने, मैं 9th में था तो एक बार ट्राई किया हमने, तो खूब सारी पॉकेट मनी कई महीने इकट्ठा करी, तो कुछ पैसे इकट्ठा हुए. हमको पॉकेट मनी क्या मिलती थी, 5 पैसे 10 पैसे, ये पॉकेट मनी नहीं थी. बिल्कुल. इनफैक्ट इसमें भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे यहाँ. तो मेरे जो ग्रैंडपा थे वो पूजा पाठ कराते थे और मम्मी की थोड़ी सी सैलरी हुआ करती थी, मुट्ठी भर सैलरी थी. तो पूजा पाठ में जब हमारे नाना जी जाते थे तो हमारे यहाँ तो एक सिद्धा बोलते हैं, एक मिलता है. कहीं भी पूजा वूजा कराई आपने तो कुछ दान दक्षिणा मिलेगी. बिल्कुल. और उसके साथ चावल थोड़ा सा मिलेगा. उस चावल में कुछ सिक्के होंगे, लौकी होगी, सब्जियाँ होंगी. उन सब्जियों में कहीं नोट होगा तो कहीं सिक्का होगा, नमक का रोड़ा होगा उसमें. सब जैसे आता था, हम खुद, हमारे लिए वो ट्रीट है. नाना जी जब आए कहीं से पूजा पाठ करा के और घर पे वो पोटली खोली, वो हम तीनों भाई बहन कूद पड़ते, देखे किसके हाथ में क्या आ रहा है. कहीं चमन्नी मिल गई, कहीं 10 पैसा मिल गया. और ये रोज़ नहीं होता था. तो ये साल में जो भी 8-10 बार होता था वही इकट्ठा होता था, वही हमारी पॉकेट मनी हुआ करती थी. उसको पा के, मतलब मैं कसम बता रहा हूँ, हम अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझते थे. आप ऐसे सोचो कि जिस बच्चे को कभी खिलौने ना मिले हों और आप उसके हाथ में जूना पकड़ा दो, उसके लिए वो कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा बेशकीमती है. वो जान दे देगा लेकिन खिलौना नहीं फेंकेगा. ये हालत हुआ करती थी हमारी. तो वैसे ही पैसे बचते थे हमारे. और कोई तरीका पैसों के बचने का हमारे पास था नहीं. पॉकेट मनी वगैरह, बर्थडेज, गिफ्ट्स, नथिंग, कुछ भी नहीं था. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. बर्थडेज नहीं मनाते थे हम लोग कभी. अभी मेरा फर्स्ट को ग्रेगोरियन कैलेंडर से बर्थडे गया है, पर मेरी माँ इंडियन कैलेंडर से मनाती है, तो वो कल था. अच्छा. वो इंडियन कैलेंडर से एक व्रत होता है, जीवित पुत्र का व्रत. तो उस दिन वो फास्ट रहती है. एंड दैट्स ऑल आई न्यू ऑलवेज अबाउट माई बर्थडे, कि ये मेरा बर्थडे है. स्पेशल क्या है, तो कभी चवन्नी मिल गई, कभी अठन्नी मिल गई. जब तक मैंने MCA में एडमिशन नहीं लिया तब तक मैंने कभी बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था. दिस इज जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड of the kind of upbringing I had, and I have no regrets. And I'm thankful to my mom and my grandpa कि जो जितने संसाधन थे उसमें उन्होंने मुझको जो बनाया, बेहतरीन बनाया. I'm proud of myself because of them, the संस्कार, everything that they gave me. और यकीन इस बात का भी है कि अगर 10 चीज़ें थी तो उन्होंने अपने लिए शायद एक भी नहीं रखी होंगी और सब हम पे लुटाया. तो 11वीं क्लास में पहुंचा, 1200 रुपये इकट्ठा हो गए. 11th कंप्लीट हुआ तो बनारस में उस समय एक पहली दुकान शायद उस समय खुली थी, वुडलैंड की दुकान खुली थी. तो मेरा एक दोस्त था जो बनारस का था, हमारे साथ 5वीं तक पढ़ा, बनारस चला गया. तो उसने बताया कि ये एक जगह है वहाँ पे, हथुआ मार्केट. आई स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग. हथुआ मार्केट में और एक दुकान खुली है, गजब जूते हैं दिलीप पर. तो मैं सुनता था ध्यान से, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने कस्बे के दोस्तों के बीच फेंक पाऊँ, लफाजी कर पाऊँ. और तुमको क्या पता, एक जूता होता है 2000 का मिलता है, बनारस मिलता है, ऐसे करके. तो ध्यान से सुनता था मैं. तो उसने बताया कि जूता है और मैं सोच रहा हूँ ले लूँगा. मम्मी से बोल दिया, मम्मी कहा अगले महीने दिला देंगी, 1800 रुपये का है. मैंने देखा नहीं, मेरे दिमाग में घुस गया कि 600 रुपये कम पड़ रहे हैं, यही वाला खरीदूंगा चाहे कुछ हो जाए. 1 साल की कमाई थी मेरी 1200 रुपये. समथिंग हैपेंड, आई डोंट नो क्या हुआ. मम्मी किसी बात पे खुश हुई, मेरी बहन की शादी हुई थी, वहाँ से कुछ पैसे मिल गए. 600 रुपये, 1800 रुपये लेके चौड़ा होकर मैं बनारस गया, हथुआ मार्केट. 1 रुपया नेगोशिएट नहीं किया. जिस बच्चे के पास 1 साल की कुल कमाई 1200 रुपये हो, उसने पूछा भी नहीं कि कुछ कम करेंगे क्या इसमें. बिल्कुल. 1800 रुपये का जूता लिया और घर आया 1800 रुपये लेके. वो ग्रीन कलर का न्यूबक लेदर का शूज़ था, बड़ा अच्छा. मैं पहन के घूमता था, लोग मजाक उड़ाते थे कि ज़मीन पे क्यों रखा है, सर पे रख लो इसको. ये हालत हुआ करती थी. सो दिस इज़ हाउ वी बीन ब्रॉट अप. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, बच्चों के लिए मैं कहता हूँ इस बात को कि जो बच्चे अभाव में जीते हैं ना, वो आपके माँ बाप की मेहनत की कमाई की एक एक रुपए की कीमत को समझते हैं. वो माँ या बाप के माथे पर से गिर रहे पसीने की एक एक बूंद के पीछे की कहानी को समझते हैं. और जब जो बच्चे ये समझते हैं, वो दुनिया की हकीकत को समझते हैं, वो बच्चे कुछ बने चाहे ना बने, अच्छा आदमी बनेंगे, इसकी गारंटी है. आपके लिए
मेच्योरिटी किसे होती है, मतलब क्या बोलते हैं अब ये मेच्योरिटी होती है मेरे लिए? बड़ा रोचक सवाल है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताने की कोशिश करता हूँ मैं। अभी तो हमारे पास एक छोटा सा फ्लैट है, बट पहले हम किराए के घर में रहते थे। इस पार्टी के बनने के बाद कोविड से 1 साल पहले ही हमने अपने घर में शिफ्ट किया था। उसके पहले की होली, कोविड से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, होली थी। और इस बात को मैं बड़ा फ़ख्र से बताता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम कान्हा, एक का नाम ज़ोया है। ज़ोया 10 साल की है, कान्हा इस समय 14 का है। तो कान्हा ने कहा कि पापा, अच्छा अब ये बात है करीब 2018, 20 में कोविड हुआ था, तो 18 वाली होली जो होगी उसी के आसपास की बात होगी। तो मतलब अभी 14 का कान्हा है तो समय 8 साल का रहा होगा। पापा टैंक वाली पिचकारी चाहिए मेरे को। मैंने कहा वेरी गुड, पैसे नहीं है। नहीं नहीं चाहिए। मैं चलो देखते हैं। तो जो बिटिया थी, मुझे भी चाहिए, तुम भी चलो। तो हमारे यहाँ किसान चौक है, वहाँ पहुँचे हम लोग। तो पिचकारी लगी हुई है। तो एक नहीं पानी की टंकी होती है, पीठ पे आप बांध लेते हो, गन होती है और आप चलाते हो। उस टाइप की पिचकारी की डिमांड। तो शुरू किया उसने देखना। तो सबसे बड़ी वाली पे सबसे पहले नज़र गई। उसने देखा, पूछा अंकल कितने की है? तो अंकल बताया कि ये वाली 2700 रुपये की है। तो मेरी तरफ देख के और कुछ बोला नहीं, शिफ्ट हो गया। उससे छोटे वाली के साइड में आ गया। हाँ। ये कितने की है? 1500 की है। कुछ नहीं बोला, वो शिफ्ट हो गया। करते करते वो एक ऐसी पिचकारी पे पहुंचा जिसमें इतनी छोटी सी टंकी है, उसको भी पीठ पे आप लेनी है। गन छोटी है, मैच्योरिटी अभी क्या होती है बताऊंगा मैं आपको। अभी ये मैच्योरिटी नहीं है। मेरी तरफ देखा, बोले पापा ये 375 रुपये के अंकल बोल रहे हैं, ये ले लें? मैं बोला हाँ ले लो। तो उसने अपने लिए एक ली और एक अपनी बहन के लिए, वो जो गन वाली जो पुश करने वाली होती है वो ले ली। अभाव में बच्चा जीता है तो कैसा बनता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अगली साल होली में जब मोहल्ले के बच्चों ने सारी पिचकारियाँ नई नई निकाली और खेलना शुरू किया, वो आके मेरे से बोला कि पापा इस बार पैसे ख़राब नहीं होंगे? पिछली बार वाली पिचकारी खेलने के तुरंत बाद मैंने संभाल के रख ली थी, कल चेक किया एकदम सही चल रही है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, हम दोनों उसी से खेल लेंगे। ये मैच्योरिटी है उसकी, जो उसने 8 साल की उम्र में कमा ली। ब्यूटीफुल। सर जब आदमी पीछे मुड़ के देखता है ना ज़िंदगी में रहता है, तो क्या वो इस बात को स्ट्रांगली बिलीव कर पाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? मुझे लगता है कि ये बड़ा संतोषजनक स्टेटमेंट नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो मैं नकारात्मकता देखता हूँ, नेगेटिविटी, कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो हर चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने के लिए। आप स्टेटस को चैलेंज नहीं करना चाहते हो। आप ने अपने लिए जो एक कंफर्ट जोन क्रिएट किया हुआ है, आप उसमें जी के मर जाना चाहते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो होता है, अगर तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स, तुम्हारे इनपुट्स कुछ अलग होते तो उससे अच्छा हो जाता। तो ये मान के चलो कि जो हुआ अच्छा हुआ चाहे नहीं हुआ, तुम्हें सिखाया। अब अगली बार वो नहीं करना, अब ठीक करना है। तो मैं मोस्टली इसमें यकीन नहीं करता। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये एक किस्म की कमज़ोरी है। आप अगर अंदर से मजबूत हैं तो जो हुआ, सांप चला गया, लकीर नहीं पीटोगे आप, लेकिन समझदार हो तो उसे सीखोगे और आपने इनपुट्स चेंज करोगे। आपने कुछ अचीव करना था, आपने फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि आपको इम्पैक्ट स्टोरीज़ क्रिएट करनी है। आपने शुरू किया इंटरव्यूज़ करना, और 1, 2, 3 के बाद आपके व्यूअर्स आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, और आप ये सोच के बैठो जो होता अच्छे के लिए होता। ना 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 ना, आप 3 इंटरव्यूज़ जो आपने किए हैं उनको आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, कहाँ मिस्टेक रह गया यार, कहाँ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बोलना था जो नहीं बोल पाया, ताकि चौथे वाले में वो सब कुछ दुरुस्त करूँगा। अब जो होता था अच्छे के लिए होता है, इससे वो चौथा वाला नहीं निकलता। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। मैंने ना आपका एक स्टेटमेंट सुना था। आपने उस स्टेटमेंट बताया कि प्यार से ही आंदोलन जन्म लेता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या मतलब? कहाँ सुना मुझे पता नहीं, आपने कैसे सुना वो भी पता नहीं। हाँ जी। बट मैं आपकी तारीफ़ करूँगा कि आपने शोध पे समय दिया है। मुझे लगता है कि प्यार भी आंदोलन है, एक किस्म का एक्टिविज़म है। बिल्कुल।
और आंदोलन का मतलब क्या है कि आप यथास्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कुछ बेहतर होने की उम्मीद में, तभी आंदोलन उपजता है। आंदोलन को किताबों में क्या लिखा मुझे नहीं पता, पर जो मेरी समझ है, कहीं की व्यवस्था ठीक नहीं है, आप रिवोल्ट क्यों कर रहे हो, आप क्यों चाहते हो बदले, उससे बेहतर की उम्मीद है आप, ठीक है। बच्चा पैदा होता है ना, माँ बाप उससे प्यार करते हैं, वहाँ भी एक आंदोलन होता है। क्योंकि जब मेरा बेबी हुआ, जाहिर सी बात है कि मेरा झुकाव होगा अपने बच्चे के साथ, और जब मैं उधर झुकना शुरू हुआ तो मैं अपनी माँ से थोड़ा सा दूर होना शुरू हो गया। मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, पर उसके हिस्से का थोड़ा सा प्यार जो है, वो आज भी मेरी माँ अगर कोई एक चीज़ मिस करती होगी तो यही मिस करती होगी कि ये अब पूरा का पूरा मेरा तो नहीं है। संतोष कर लेती होगी कि ठीक है, अब इसकी ज़िंदगी में लोग कई सारे हैं तो प्यार तो बटेगा, लेकिन आज उसका बस चले और वो कुछ बदल पाए तो ये बदलेगी कि नहीं, ये 100% मेरे साथ। आपकी माँ भी, सबकी माएँ, सबकी माएँ ऐसी होती हैं। तो प्यार भी ऐसी होता है, और मुझे लगता है कि प्यार जो प्यार नहीं कर सकता वो आंदोलन नहीं कर सकता, ये क्लियर कट है। और जो किसी से भी दुनिया में प्यार करता है, बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूँ, कि जो किसी से भी दुनिया में प्यार करता है वो दुनिया में किसी से भी नफरत नहीं कर सकता। तो अगर नफरत करता है तो प्यार में कमी है, फिर वो समझा नहीं, प्यार को नहीं समझा, वो इश्क और मोहब्बत को नहीं समझा। मतलब वह अप्रोच जिससे आप अपने स्नेह को, प्रेम को, प्यार को अभिव्यक्त करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, उस तरीके बदलेंगे, रिश्तों के हिसाब से बदलते हैं। प्यार वही है, माँ बाप का प्यार, पति पत्नी का प्यार, दोस्त का प्यार, प्रेमी प्रेमिका का प्यार है, तो प्यार ही, ये तो प्यार है। केमिकली बहुत सारे लोग इसको अलग तरीक़ों से डिफाइन करते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू दैट डायरेक्शन। बट अगर किसी से भी आपने प्यार किया है, जैसे आप समझिए इसको, ऐसे समझिए, आसान होगा इसको समझना, कि अगर आप आर्टिस्ट हैं, फ़र्ज़ करिए कि आप फ्लूट बजाते हैं, तो आप गिटार बजाने वाले से नफरत कैसे करेंगे? नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। गिटार बजाते हैं तो तबले वाले से मोहब्बत करेंगे ही करेंगे आप। करेंगे। संगीत की या साहित्य की किसी भी एक विधा से आपको मोहब्बत है, तो बाकी सब आपको ना आती हो, पर उससे नफरत नहीं कर सकते आप। तो ये है, और मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि शायद जितना डिज़र्व नहीं करता उससे ज़्यादा प्यार मुझे इस दुनिया में हासिल है, बहुत हासिल है। और मुझे लगता है कि कितना बांट दूँ, तो बिल्कुल सही बात है। और आप समझिएगा, आई थिंक आई आंसर द क्वेश्चन, कि प्यार, आंदोलन दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, एक के बगैर दूसरा है नहीं। मैं अगर आंदोलन कर रहा था 2012 में, तो किसी से तो प्यार था, है ना। ब्यूटीफुल। अब ना मैं हमेशा ना अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ की स्टोरी से कुछ बात बोलूँगा, और आपको कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगी, और आपको उसके बारे में एक्सप्लेन आपको करना है। मतलब अपना चाइल्डहुड भी बहुत स्ट्रगलिंग रहा। मतलब जब अपब्रिंगिंग हुई तो उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था। मुझे कॉलेज के बच्चों ने बोला कि आज तुझे ना एक 5 स्टार में कमरा बुक करना है। वो बच्चा जिसने आज तक एक छोटा सा टूटा हुआ मकान देखा है, वो कभी 5 स्टार तो कभी देखा नहीं, है ना। मैं गया तो आपको होता ना, एक बोलते लोग कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, है ना, आपको दूर से लगता है कि मुझे भगा देगा, है ना। आप यकीन मानिए, लोग बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस से लोग आगे बढ़ते हैं। उस बच्चे से सोचिए वो कैसे, उसके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस होगा, जो जिसने आज तक वो इतना बड़ा घर और इतना बड़ा मकान नहीं देखा। मैं आपको 2 घटनाएं बताऊंगा। हाँ जी। रोचक हैं। मेरी माँ ने मुझे MCA की तैयारी करने के लिए कानपुर भेज दिया। बिल्कुल। कानपुर शहर, अब कस्बे से निकला लड़का बड़े शहर में पहुंचे। कानपुर मतलब ज़मानिया कस्बे में रहने वाले लड़के लिए कानपुर बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़ा शहर है। मैं पहुंच गया कानपुर, और वहाँ पे कोचिंग में अमीरों के भी बच्चे हैं, मिडिल क्लास के भी हैं, लोअर मिडिल क्लास के भी हैं। तो मैं बातचीत करने में ठीक था, पढ़ने में एवरेज था, और अक्सर देखता था कि बच्चे आते थे और बोलते थे। वहाँ पे एक होटल था 5 स्टार, आई थिंक इकलौता था, या शायद 2 ही थे, उनमें से एक वो था, लैंडमार्क का नाम था उस होटल का। बिल्कुल। और मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने की, जब 1 रुपए की चाय भी काफ़ी महंगी मानी जाती थी। मतलब मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 23 ईयर्स बैक। उस समय वहाँ पे 25 रुपए की कॉफ़ी मिला करती थी।
आप ये यकीन नहीं करेंगे, हमारे एक साथी के बैग से वो कॉफ़ी, उसने चाय पी होगी वहाँ पे, कॉफ़ी पी होगी जाके, तो 25 रुपए की पर्ची गिर गई, मैंने उसको उठा के रख ली। क्योंकि मुझसे कुछ दिन पहले एक दोस्त ने कहा था कि तू खाली फेंकता है, गया नहीं तू वहाँ पे, देख इसको दिखाऊंगा, देख मैं गया हूँ, उठा के रख ली वो। उनको दिखाई क्या बेवकूफ़ आदमी, देख मैं गया हूँ। उस होटल के सामने से 150 बार गुजरा भाई, एक बार भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसके अंदर चला जाऊँ। और मेरे अंदर वो भय इतने सालों तक जिंदा रहा कि जब मैं इस आंदोलन में आ गया सन 2013 में, रॉयल प्लाजा दिल्ली के अंदर 14 में, सॉरी 13-14 के आसपास की बात है, नॉट रिमेम्बरिंग द मंथ एंड ईयर फाइनली, बट आई थिंक 13-14 के आसपास की बात है। एनडीटीवी का एक डिबेट था, रॉयल प्लाजा इज़ अ 5 स्टार होटल इन दिल्ली। पैनलिस्ट कौन थे मुझे अभी भी सबके नाम याद हैं। उस पैनल में मीनाक्षी लेखी जी थी, दिलीप चेरियन थे, दिलीप पांडे थे, एज अ पॉलिटिकल कैंपेन एक्सपर्ट आई वाज देयर। मेरे पास एक मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त गेट्स गाड़ी थी, शेवरले की, गेट्स करके गाड़ी आती थी, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की, जिसकी खिड़कियाँ टच स्क्रीन थी, समझ गया? हाँ। मतलब उसको हाथ से ऐसे करोगे तो ऊपर जाएगी, हाथ से करोगे तो, इसलिए मैं उसको टच स्क्रीन बोलता हूँ। ऐसी खिड़कियाँ थी, वो सब काम नहीं करते थे उसमें। और जब तक चारों पहिए साथ हैं, गाड़ी चल रही है, बिखर गया तो बिखर गया। बिल्कुल। और लिटरली मैंने कुर्ता पहना हुआ था, एक पैंट पहनी हुई थी और एक चप्पल थी, और मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस तब भी इतना ख़त्म था कि मुझे दरबार ने गेट पर रोक दिया। 49 दिनों की सरकार शायद बन गई थी, दरबार ने रोक दिया, मेरी हाथ ख़राब हो गई। मेरे साथ एक विकास नाम का लड़का था जो मीडिया कोऑर्डिनेट, अभी वो आज भी वो हमारी पार्टी में मीडिया कोऑर्डिनेट करता है। तो उसने फ़ोन किया, सोनिया सिंह उस समय एंकर थी, उनको फ़ोन किया, वो आई, डांटा, ले गया। मैंने कहा मत डांटो, मैं दिखता ही ऐसा हूँ भाई, उसकी क्या गलती है? वो जहाँ खड़ा है सुबह से लेकर शाम तक वो लोगों का आकलन कर रहा है, और वो समझ रहा है कि कैसा दिखने वाला आदमी इस होटल के लिए प्रॉफिटेबल है। मेरे ऐसा आदमी नहीं है, उसको पता है, कन्विंस, इज़ वेरी मच कन्विंस्ड। और नहीं आ पाया, पता नहीं आज भी शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं खामखा बेवजह किसी 5 स्टार में जाके बैठ जाऊं। मैंने सुना है दोस्त जाते हैं, कई लोगों को मीटिंग करनी होती है तो खामखा जाके लॉबी में बैठ जाते हैं एयर कंडीशन में, और मीटिंग करके आते हैं। मुझे अगर जेन्युइनली किसी से नहीं मिलना है तो मैं आज तक नहीं गया, मतलब कहीं किसी लॉबी। सो आई टोटली गेट इट एंड आई रिलेट टू इट कि जो बच्चा कभी ढाबे में खाना खाने नहीं गया, जिसने होटल का चेहरा नहीं देखा, हाँ जी, वो 5 स्टार की डींगे हाँकने में भी घबराएगा, 10 बार क्या पकड़ा जाऊंगा। मैं पकड़ा गया हूँ एक बार ऐसे हुआ, सब लोग मेरे दोस्त फेंक रहे थे, 7वीं 8वीं क्लास में थे या 9वीं में थे, तो बनारस में एक हवाई अड्डा था बाबतपुर में। तो मेरा दोस्त मनीष है, तो वो बोला कि जानता है तो हवाई जहाज़ रुकती है तो फिर लोग भाग के आते हैं, और मैं बताऊंगा नहीं, तुम 3 लोग बताओ, हम लोग 4 लोग बैठे बताओ कि हवाई जहाज़ में सीढ़ी निकलती है कि सीढ़ी ला के लगाई जाती है वहाँ पे। तो मैं दिमाग लगाया कि नहीं यार, सीढ़ी उड़ी लेके आएंगे, टाइम लगेगा, उसी में रहती होगी सीढ़ी। तो मैंने बोला अरे मैंने देखा है सामने से सीढ़ी उसी में से निकलती है। तो कह रहा है बेवकूफ़ बन गए तुम, नहीं था ऐसा, सीढ़ी लेके आते। तो क्या करें, देखा ही नहीं कभी। बिल्कुल कभी वो अनुभूतियाँ हमारे लिए बहुत एलिनेटेड कॉन्सेप्ट हुआ करते। बिल्कुल। अब जैसे आपने बोला कि मदर ने आपको सिंगल हैंडली रेज किया है, तो जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना वो आपको हमेशा रहेगा, है ना? तो मैं कहूँगा आप मॉम की डेफिनेशन कैसे देते हो, माँ की डेफिनेशन कैसे देते हो आप? मुझे तो लगता है कि सिर्फ माँ की बात ना करें, हम माँ और बाप की बात करें, अभिभावक की भी बात करें। अगर किसी के माँ बाप नहीं और किसी गार्जियन ने पाला हुआ है, तो वो तो धूप है गुनगुनी, सूरज है समझ लीजिए आप, ढल गया तो आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है। फिर वो वैसा फूल है कि दिख नहीं रहा पर खुशबू आ रही है आपको, और वो लापता हुआ तो खुशबू गई, आपकी ज़िंदगी से रंग गया, आपकी ज़िंदगी से खुशबू चली गई। और मैं आपको सुनाऊंगा, एक कविता है मेरी लिखी, मेरा अगर फ़ोन ले आएंगे आप तो। मैंने
माँ और बाप पे एक कविता लिखी है जो मुझे लगता है कि माँ और बाप को बहुत सही तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। हालांकि मेरी माँ जॉब में थी और उन्होंने हम 3 बच्चों को पालने की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे ले रखी थी। तो दिन भर का जो समय बीतता था मेरा मेरे ग्रैंडपा के साथ बीतता था। और मैं कहता हूँ माँ की वजह से तो मैं एग्जिस्ट करता हूँ, पर एग्जिस्ट करने के बाद मुझ में जो कुछ भी अच्छा है मेरे नाना जी का है। मुझ में जो कुछ भी अच्छा है मेरा रोम रोम की मोहब्बत का कर्जदार है। और जो जो उन्होंने सिखा दिया दुनिया की कोई किताब आज तक सिखा नहीं पाई। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैं वापस आऊँगा माँ की बात पे। हम जहाँ पे थे आपके अभी जहाँ रूट्स होंगी, जहाँ गांव होंगे आपके, वहाँ शायद आज भी ऐसा होता हो। हमारे यहाँ वो बफे सिस्टम और वो खिलाने पिलाने की सिस्टम तो पंगत लगती है। हाँ जी, वहीं लोग बैठते बैठते हैं। हैं और मोहल्ले के जो लोग बच्चे बैठते हैं। लड़के हैं वही लोग खिलाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वेटर्स वगैरह हमारा बैठे सिस्टम वगैरह भी नहीं होते। बिल्कुल। और सब लोग चाव से करते थे कि भाई करना पड़ेगा, होना कौन करेगा, हम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही एक शादी में मैं नाना जी के साथ गया तो मैंने पूछा कि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं क्या करूं? नानी से पूछा मैंने। तो उन्होंने कहा कि वो काम करो जो, अब सोचिएगा लेसन कितना बड़ा है, वो काम करो जो कोई ना कर रहा हो। मैंने कहा ये क्या मतलब है, ये कौन सा काम है जो सब तो कर ही रहे हैं? हाँ जी। बोले रुको बताता हूँ। सब लोग खाना खा रहे हैं बैठ के, जैसे उठे नाना बोले चलो सबका जूठा उठाते हैं। मैं और नाना फटाफट सबकी जूठी पतले, कोई उठा नहीं रहा था, सब संकोच कर रहे थे, कहते जूठा पड़ा हुआ है। हम लोग बिंदास। अब मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने की जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ अरे पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, हाँ जी, जूठा बिल्कुल। उठा रहे हैं, बहुत। बिल्कुल। मैंने कहा कि ना ये सब बेकार की बातें हैं, जो काम कोई ना कर रहा हो वो करो, बहुत पुण्य मिलता है, बहुत अच्छा। और मैंने जूठा तो अब इससे क्या हुआ, मेरे अंदर से आज तक अहंकार नहीं आया। मुझे दुनिया में कहीं भेज दीजिए, कोई भी काम दे दीजिए, निसंकोच करूंगा, गारंटी है। आपकी या किसी के नजर में वो काम कैसा भी हो, कोई नहीं कर रहा ना, मुझे दे लो, आई विल डू इट। ये एक घटना ने मेरे अंदर इतनी विनम्रता भर दी, इतनी ह्यूमिलिटी भर दी कि जो जिंदगी भर के लिए काफ़ी थी। एक बार हम लोग, एक घटना बताता हूँ मैं आपको। एक बार हम लोग गए नाना जी के साथ ही किसी प्रोग्राम में गए, स्टेज लगा हुआ था, कुर्सियाँ लगी हुई थी। ये डर आज भी मेरे मन में है। आज भी किसी प्रोग्राम में जाता हूँ ना तो मैं आगे एक कतार में नहीं बैठता, पता नहीं यार किसकी कुर्सी आगे तो बड़े लोग बैठते हैं, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। हाँ जी। नहीं यार मैं नहीं बैठूंगा भाई, अपनी पार्टी का प्रोग्राम होता है ना उसमें नहीं बैठता हूँ। अपनी पार्टी का मंच लगा हुआ है, सब बड़े लोग हैं, एंड मेनी टाइम्स आई एम सपोज टू सिट ऑन द स्टेज, स्टिल मैं जाके पीछे चुपचाप बैठ जाता हूँ। ये बचपन से चला आ रहा। तो मैंने नाना से पूछा कि नाना कहाँ बैठे हैं? तो मुझे लगा कहेंगे अरे चलो चलो हाथ पकड़ के ले जाएंगे, बिठाएंगे आगे, हाँ। बड़े हैं, गार्जियन लेंगे। बोले कि वहाँ बैठो जहाँ से कोई उठा ना पाए। जो पहला लेसन उन्होंने दिया कि जो काम कोई ना करे वो करो। यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ बैठो जहाँ से कोई उठा ना पाए। मतलब बोले ज़मीन पे बैठ जाओ, यहाँ से भगवान उठाता कोई नहीं उठाता। नीचे बैठ गए हम लोग। नतीजा ये कि आंदोलन हो चाहे कोई पार्टी का प्रोग्राम हो, मेरे अंदर शर्म नहीं है कहीं बैठना हो, मुझे कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई संकोच नहीं है कहीं बैठ। इनफैक्ट कई बार बीइंग एन एमएलए, चीफ व्हिप ऑफ दिल्ली असेंबली, में कहीं ज़मीन में बैठ जाता हूँ तो लोग आश्चर्य करते हैं। दे डोंट रियलाइज़ कि मैं तो ऐसी परवरिश से निकला हुआ हूँ। ये मेरे लिए बहुत कॉमन है, बहुत नेचुरल वही है मेरे लिए। मेरे लिए ये आर्टिफिशियल है कि आप मुझे किसी बहुत शानदार कुर्सी पे बिठा दें और मेरा बहुत मान सम्मान कर दें और वो मान सम्मान में पचा ही ना पाऊँ। तो ये संस्कार, ये वैल्यूज़ जो है वो इसके बीज बचपन में बोए गए। हम वापस आते हैं आपके प्रश्न पे, आपने जो किया था माँ और बाप की हम बात कर रहे थे, अभिभावक कैसे होते हैं। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी जिसका शीर्षक है माँ और पिताजी, और वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि माँ अपनी कोमलता लेकर, ममता और सहजता लेकर, और पिताजी दृढ़ता लेकर, मूल्य और कर्मठता लेकर, दोनों ने सब गरल पिए, दोनों हमेशा ही मेरे लिए जिए, दोनों हमेशा ही मेरे लिए जिए। कलम किताबें चप्पल बस्ता, नई साइकिल टूटा रास्ता, कलम किताबें चप्पल बस्ता, नई साइकिल टूटा रास्ता, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, खुद को सब कुछ आधा सस्ता, कुछ भी चाहा अपनी खातिर, कहने से पहले सब हाजिर। माँ बाप ऐसे ही करते हैं, आप सोचो उससे पहले सब कुछ हाजिर है।
कुछ भी चाहा अपनी खातिर, कहने से पहले सब हाजिर, बस ना दे पाए तो अपनी आंखों को चश्मे का फ्रेम। होली पर एक चकमक कुर्ता या फिर मॉर्निंग वॉक वाली केन, नई चूड़ियाँ माँ की खातिर या फिर साड़ी बॉर्डर वाली, अपने लिए कभी ना सोचा सारी जेब मुझी पर खाली। अपने लिए कभी न सोचा सारी जेब मुझी पर खाली, और कभी कुछ मैं बोला तो आंखों में गुस्से की लाली। कभी बोलो कि अरे अपने लिए करो तो गुस्सा करते हैं पेरेंट, अरे नहीं तूने बहुत ज्ञानी हुआ कर। सारी जेब मुझी पर खाली, और कभी कुछ मैं बोला तो आंखों में गुस्से की लाली। लेकिन ये मालूम मुझे था मैं उनका सुख था, जीवन था। दोनों में मतभेद बहुत पर, आपस में लड़ेंगे, दोनों में मतभेद बहुत पर मुझको लेकर राजी हैं। मैं जानता हूँ पिताजी अंदर से माँ हैं और माँ अंदर से पिताजी हैं। ब्यूटीफुल। सो मैं ऐसे देखता हूँ रिश्तों को, और जो है उन्हीं की वजह से हैं। उन्होंने ही बताया कि ये भगवान है, ये शैतान है, ये इंसान है, ये पत्थर है, ये मूरत है, ये रंग है, ये सूरज है, ये खुशबू है, ये हवा है। उन्होंने बताया। सो जो अस्तित्व है उनकी वजह से है, तो सब कुछ उन्हीं का है। ब्यूटीफुल। अपना सर मतलब मैं तो हर वो सवाल पूछ पाऊंगा जो मेरे साथ घटा है, और शायद उसी में आपकी राय मांगूंगा। मैं अब थोड़े से मैं ऐसे बात करता हूँ कि जैसे जब मैं बड़ा हो रहा था, और आप हमेशा ये सोचते हो, जैसे आप बच्चे जब बड़े होने होते हैं तो बोलते हैं यार मैं ना फौज में जाऊँगा। हर किसी का माइंड सेट ऐसा होता है, फौज में जाऊँगा, डॉक्टर बनूंगा, ऐसा होता है माइंड सेट होता है। जब बड़े हो रहे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जब स्कूल में आते हैं या कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में बहुत सारा लोन बच्चे के ऊपर आ जाता है, और जब वो ज़िंदगी में आता है तो कुछ उसे ऐसी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, कहीं ना कहीं वो लोन मेरी जिम्मेदारी है ना। तो आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि लोग एजुकेशन को बिल्कुल फ्री कर दिया उन्होंने, है ना, एजुकेशन को फ्री कर दिया, 100% लिटरेसी है, इसलिए क्योंकि वहाँ एजुकेशन को फंड गवर्नमेंट करती है ना। तो मैं, अगर मुझसे कहा जाए कि देश का तू बदलाव लाएगा, और जो आदमी कर्ज के नीचे दबा हो वो कैसे बदलाव लाएगा? बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। तालीम का, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और मैं खुद उसका मतलब जीता जागता प्रमाण हूँ कि मैं काँप जाता हूँ ये सोच के कि जिस गरीबी से मैं निकल के यहाँ आया हूँ, वहाँ अगर माँ बाप को इतनी समझ नहीं होती कि पढ़ाना ज़रूरी है, और उन्होंने नहीं पढ़ाया होता, बिल्कुल। तो मैं क्या करता। मुझे लगता है कि सरकारें कुछ करें न करें, बट एजुकेशन, शिक्षा वो ज़रिया है कि जिसके ज़रिए पीढ़ियों को बदला जा सकता है। जनरेशन्स की जनरेशन्स अगर तब्दील हो सकती है तो सिर्फ बिल्कुल। पढ़ाई के ज़रिए। बिल्कुल। मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था, चाणक्य का बड़ा अच्छा कोट है कि जिस भूखंड पे शिक्षा, सुरक्षा और स्वाभिमान ना हो, उसे त्याग देना चाहिए। आप समझिए, सुरक्षा और अभिमान, तीनों में से कुछ भी मिसिंग हो, आप वहाँ रह नहीं पाओगे। आप सोचो, बिल्कुल। आप किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हो जहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी बहुत है, लेकिन आपकी इज्जत नहीं है, आप कैसे सर्वाइव करोगे? इज्जत है, सिक्योरिटी है, तालीम नहीं मिल रही, बच्चे कैसे फलोगे आप वहाँ पे? आप समझ रहे हैं कितना ज़रूरी है? बिल्कुल। कई सारे मज़हबों में, धर्मों में पढ़ाई को, तालीम को, पढ़ाई, कमाई, दवाई, ये सब प्राइम फोकस रहे। बिल्कुल। इनफैक्ट टू बी स्लाइटली politically not so political, I feel very proud to be part of a government जो हमारे Education मुल्क की ऐसी इकलौती गवर्नमेंट है जिसके टोटल बजट का लगभग 26% जो है सिर्फ एजुकेशन पे खर्च बिल्कुल। होता है, और कहीं नहीं होता है बिल्कुल। ऐसा। और उस वजह से जो बदलाव आए हैं, उन बदलावों को मैं फर्स्ट हैंड देखता हूँ। मैं, हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ 14 स्कूल हैं इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ के लोगों ने मुझे अपनी मोहब्बत से चुना है। आप जाके देखेंगे ना, मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ, 6वीं क्लास में मैं पढ़ता था तो बारिश हो गई तो छुट्टी, टीचर नहीं आए तो छुट्टी। हमारे साथ गाय, बकरी, कुत्ते भी सब साथ में पढ़ते थे। बिल्कुल। हम पढ़ के निकल के वो वहीं रह गए। बिल्कुल। इस तरह के तंत्र को, व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था को हमने देखा हुआ है। मैंने एक बार का जिक्र करूंगा, अरविंद भाई से मैंने पूछा, हमारे सीएम साहब से, कि हम हर जगह बोलते हैं प्रो पीपल गवर्नेंस, इसका मतलब क्या होता है? तो बोले यार दिलीप देखो, किताबों में तो बहुत कुछ लिखा होगा, गवर्नेंस की डेफिनेशन पब्लिक पॉलिसी किताब में पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। अब मुझे लगता है कि जिसके पास, सीएम साहब ने बताया कि जिसके पास किस्मत का या ईश्वर का दिया थोड़ा है, सरकारों को उसके लिए ज़्यादा करना चाहिए।
यही सरकार है, तो यही मतलब, और कोई मतलब नहीं। वो बात छू गई कि कितना सही है, किस्मत का दिया या भगवान का दिया। फ़र्ज़ करो आप कोई गांव में रहता है, वहाँ दिल्ली जैसे शानदार स्कूल्स नहीं हैं, पर गांव में पैदा होने वाले की गलती तो नहीं है, उसने चुना तो नहीं कि मुझे कौन से गांव में पैदा होना है। बिल्कुल। लिहाजा जो भी सरकार है उसकी, उस सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उस गांव में रह के भी शहर वाली पढ़ाई लिखाई कर सके, वो शहर वाली शिक्षा हासिल कर सके वो। बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? तो सरकार को वहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, दाएं हाथ से उसे संभाले, बाएं हाथ से बाकी को भी मेंटेन कर ले, बट वहाँ करना चाहिए। एंड इफ़ गवर्नमेंट, सेलेक्टेड गवर्नमेंट स्टार्ट डूइंग दैट, आई एम 100% श्योर कि इस देश की तस्वीर बदलेगी, इस देश में रहने वाले लोगों की किस्मत बदलेगी, उनका भविष्य, उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर बहुत चमकीला होगा। एक बार ना सर मैं जा रहा था, मैं दोस्त के साथ जा रहा था और मैंने के ढाबे पे खाना खाने लग गया। वहाँ पे एक बच्चा आता है मुझे पानी सर्व करने, तो मेरा दोस्त बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझसे कहता है कि यार ये बहुत गलत है कि चाइल्ड लेबर हो रहा है ना। तो मैंने कहा अगर वो कहता है बच्चा कि मैं जॉब छोड़ता हूँ, उसका एक परिवार होगा, तो क्या तू उस परिवार को पालने के लिए रेडी है? तो बोलता है ये कैसी बात है यार, ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो आपको लगता है हर जगह कहीं ना कहीं जितनी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल उतनी जनता भी रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, आप उस बच्चे की दशा को समझिए कि, और इसी वजह से मिड डे मील्स लॉन्च किया गया। बिल्कुल। कई सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अरे बच्चे तो ऐसे ही खाना खाने के लिए जाते हैं, हाँ, बट ये नहीं सोचते कि खाना खाने के लिए ही अगर जा भी रहा है तो स्कूल तो जा रहा है ना। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है, वो नहीं जाता, वो बिल्कुल। कुछ भी नहीं सीखता, नाम भी नहीं लिख पाता, 6वीं या 8वीं तक पढ़ के नाम तो लिख रहा है, जोड़ तो पा रहा है, हिसाब तो कर पा रहा है, कुछ तो कर लेगा। बिल्कुल। जितने भी बच्चे मुझे दिखते हैं काम करते हुए, मैं सिरे से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उनका या उनके परिवार में किसी का दोष तो बाद में है, हमारी व्यवस्था का दोष पहले है। हम उसको ऐसा तंत्र दे नहीं पाए, ऐसा सिस्टम दे नहीं पाए, ऐसी व्यवस्था दे नहीं पाए उसके माँ बाप को या उसको, जहाँ वो इस बात की चिंता किए बगैर कि मैं ही नहीं कमाऊँगा तो शाम को घर वाले खाना क्या खाएंगे, पढ़ाई कर सके। लिहाजा इफ़ इट ऑल इट्स एन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जैक्टली। वेरिन द मोमेंट हम सरकारों को कटघरे में रखते हैं, हम खुद भी उनके साथ कटघरे में खड़े हो जाते हैं कि हमने ही तो, वो लोग कहाँ से आए, मंगल ग्रह से थोड़ी ना आए, हम ही ने तो चुना उनको। बिल्कुल। हम ही ने तो उन्हें अपनी वोट की ताकत से वहाँ तक पहुँचाया जहाँ पहुँच के दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म सच पॉलिसीज दैट ब्रिंग द चेंज, द काइंड ऑफ चेंज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जहाँ एक बच्चे को के हाथ में किताब होनी चाहिए, न कि चाय के 10 कप होनी चाहिए या जूठा बर्तन मांजते हुए दिखना चाहिए वो। तो मैं उम्मीद करूँगा और गुजारिश भी करूँगा उन तमाम लोगों से जो किसी भी किस्म पे, किसी भी स्तर पे ऐसी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने या इन्फ्लुएंस करने का दम या मादा या कैपेसिटी रखते हैं, कि अगर वो रखते हैं ऐसी कैपेसिटी तो इन्फ्लुएंस करें, फॉर्मुलेट करें और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जहां अगर किसी माँ बाप के बच्चे की मजबूरी है कि अगर वो और माँ बाप सब मिल के नहीं कमाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, तो वो मजबूरी का विशेष साइकिल ख़त्म हो, बच्चा किताब हाथ में लेके पढ़े, इस बात की चिंता किए बगैर कि शाम को वो या उसके घर वाले क्या खाएंगे। आई थिंक आपको भी चलते फिरते ऐसे बहुत लोग मिलते होंगे जो बहुत वेल एजुकेटेड हैं, जो सब चीज़ की बात तो करते हैं बट उनका रोल कुछ भी नहीं है। आपको मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे सबसे ज़्यादा जो धार्मिक होगा सबसे ज़्यादा अति वाला, मतलब हम सब धार्मिक हैं, हम सब बिल्कुल। उसकी ज़िंदगी में झांकोगे ना तो बहुत सारी गलतियां कर रहा होगा वो। धार्मिक होने की बात मैं कह रहा हूँ कि दिखावे की बात, जो सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, जो सबसे ज़्यादा धार्मिकता का दिखावा करता होगा वही सबसे ज़्यादा गुनाह करता होगा। जो सबसे ज़्यादा देशभक्ति का दिखावा करता होगा वही सबसे ज़्यादा गलतियाँ गुनाह करता होगा समाज में। हमने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग यहाँ तिरंगा, गाड़ी पे तिरंगा, वहाँ तिरंगा, और देश
सेवा में उनका क्या योगदान है अगर आप पता करने की कोशिश करेंगे तो सिफर, ज़ीरो, सन्नाटा, कुछ भी नहीं हासिल होगा। बड़ा अच्छा एक श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, और ये बड़ा एप्ट है उन लोगों के लिए जो श्लोक इस तरह से है, मैं संस्कृत में पढ़ता हूँ फिर बाद में उसको ट्रांसलेट भी करूँगा कि उद्धरोदात्मनात्मानम आत्मानम उद्धरोदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादे आत्मैव ह्यात्मनोर्बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। मतलब इससे कहा ये है कि अगर ठीक से करे, सही से करे, तो आदमी का उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है, और अगर ठीक से ना करे तो उससे बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं है। यानी मनुष्य अपने उत्थान और पतन के लिए खुद ही जिम्मेदार है। ये बात उन लोगों को समझनी चाहिए जो करने में नहीं, कहने में विश्वास रखते हैं, और सब कहने वाले करने लग जाएं तो मुझे लगता है कि जिस तरह के स्पीड की हम उम्मीद कर रहे हैं, चाहे समाज के आगे बढ़ने की, चाहे देश के आगे बढ़ने की, तब मुझे लगता है कि वो स्पीड जो है हम पकड़ पाएंगे। बट ऑनेस्टली मुझे लग नहीं रहा कि करने वाले बहुत थोड़े हैं, कहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और आजकल तो जिस दौर में हम जी रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, जो सिर्फ कहने वाले हैं वो इतना दिखा देते हैं कि लगता है कि यही सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दिस टूल ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल दिस स्टफ, इट हैज़ एम्पावर्ड देम इन अ वे दैट नाउ द परसेप्शन इज न्यू रियलिटी। सत्य क्या है पता नहीं, धारणा ही नया सत्य है। मैं कैसा आदमी हूँ, इससे बड़ा सवाल ये है कि मुझे लेकर लोगों के मन में धारणा क्या है। बिल्कुल, वो जो धारणा है वही तय कर रही है बिल्कुल, कि मैं असल में क्या हूँ। मैं तो कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, पता ही नहीं। और ऐसे जो चालू पुर्जा लोग हैं ना, वो किए बगैर कह के परसेप्शन क्रिएट करके और ये इल्यूजन क्रिएट करने में सफल हो रहे हैं। बट आई गेस एज लॉन्ग एज पीपल लाइक यू आर देयर, द राइट सेट ऑफ स्टोरीज वुड कीप कमिंग। एंड एक बार बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट इंसान थे, मतलब सीनियर थे मुझसे काफ़ी, तो मैंने उनसे बोला कि आप किसे मानते हो जो बिल्कुल बायस ना हो। उन्होंने बोला कि जब आदमी स्टेज पे चढ़ता है ना और वो उसका एनिमी हो और उसकी सही बात पे बहुत जोर जोर ताली बजा रहा है, इसका मतलब वो समर्थक है, मतलब चीज़ों को समझता है। तो आप इस बात को मानते हो? नहीं, समझा नहीं। उनका कहने का मतलब ये था कि आपका कोई एनिमी है, मान लो, यानी मतलब आप नहीं पसंद करते, दुश्मन, आपका दुश्मन है, कि जिस दिन वो उसके लिए भी ताली बजाना सीख जाए ना स्टेज पे कि भाई यार ये सही किया इसने, तो आप कहीं ना कहीं ठीक बात है। मतलब बहुत सारे महापुरुषों ने बात की। इनफैक्ट अब्राहम लिंकन बिल्कुल कहा करते थे कि भाई उन्होंने अपने कैबिनेट में जो सबसे उनका स्टॉन्च क्रिटिक था ना, उसको अपने साथ रखा हुआ था। उसने दोहों में कहा गया, निंदक नीरे राखी। अगर आप अपने यसमैन से घिरे रहेंगे, हाँ जी, तो वो तो हमेशा आपके आसपास रोजी पिक्चर क्रिएट करेगा और आपको ज़मीनी हकीकत से हमेशा दूर रखेगा। बिल्कुल, सच्चाई क्या घटित हो रही है आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इट्स एब्सोल्युटली राइट, बट देन इट टेक्स लॉट ऑफ कैरेक्टर बिल्कुल, टू कीप सच पीपल क्लोज टू योरसेल्फ हु आर योर ग्रेटेस्ट ऑफ द क्रिटिक। ऐसे लोगों को रखने के लिए आपका अपना चरित्र भी तो उसमें एक रोल प्ले कर रहा है ना भाई। बिल्कुल कर रहा है। बात अच्छी है, बट इतनी हिम्मत किसमें है कि अपने निंदक को अपने सबसे करीब रखे, या ऐसे लोगों को भी अपने साथ रखे जो गाय बगाए कहते हैं कि आप बड़ा बकवास काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये बहुत क्रूड लैंग्वेज में कौन। हालांकि आई पर्सनली बिलीव इफ आई एम डूइंग एनीथिंग गुड, आई नेवर एक्सपेक्ट फॉर अ थैंक यू। मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि कोई मुझे, इनफैक्ट मेरे लिए सबसे मुश्किल वाला काम क्या होता है, अपनी तारीफ सुनना, अपनी कोई शुक्रिया कहे तो कैसे रिस्पॉन्ड करना, ये समझ में नहीं आता। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है। बट आई टोटली एग्री कि अगर वह आदमी जो आपको लेके या न्यूट्रल है या आपसे दिगर ख्यालात रखता है, मुख्तलिफ ख्यालात रखता है, विचार रखता है, वो अगर आपके किसी एक्ट को अप्रिशिएट कर रहा है, then probably you should for a fraction of a second can believe that you might have done something okay-ish। मैं अपने इस क्वेश्चन को और फ्रेम करता हूँ। मतलब मेरा ये कहने का और मतलब ये था कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज ने भी है, वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करना कम कर दिया है। मतलब किसी अच्छे काम को अप्रिशिएट करना कम हो गया है, ख़त्म कर दिया है। कम छोड़िए, तो मैं इसे एनिमी नहीं कहूँगा, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि लोग आजकल भले एनिमी ठीक है हो सकता है, पर जिस दिन आप उसके लिए भी ताली बजाना सीख जाए तो शायद कहीं ना कहीं आप में बदलाव। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। शुचिता को राजनीति में शत्रुता ने रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल, ये
ये राजनीति के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं था नहीं उस दौर में, पर मैंने कहानियाँ सुनी हैं। स्टॉलवर्ट लीडर थे, मतलब बहुत ऊंचे कद के नेता थे राजनारायण जी, और वो चुनाव लड़ रहे थे पंडित कमलापति त्रिपाठी के खिलाफ। तो चुनाव प्रचार करने गए तो उनसे आके कहा कि पंडित अपनी जीप दो। बोले क्या करोगे? बोले तुम्हारे खिलाफ सभा करने जाना है। और उन्होंने दे दी और वो गए। कहाँ है दैट काइंड ऑफ, इट्स मिसिंग देयर, इट्स एब्सोल्युटली। आई यूज्ड टू, मतलब अटल जी जैसे कद के नेता बिल्कुल इस मुल्क में पता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो पैदा होंगे। और जब उनका देहावसान हुआ तो मुझे पर्सनल लॉस जैसा फील हुआ, क्योंकि हम उसी फील्ड के हैं। मैंने कहा सीएम साहब से कि मैं भी जाऊंगा उनकी अंतिम यात्रा में, और वो कहते थे, अब सोचिए क्या भाव है उस व्यक्ति का कि हे ईश्वर, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि मैं अपनों को गले न लगा सकूं। क्या भाव है, सोचिए आप। वो और इंदिरा गांधी जी, मतलब दोनों की विचारधाराएं अलग, लेकिन जब फंसते थे तो एक दूसरे से मंत्रणा करते थे। बिल्कुल। शुचिता मिसिंग है। बिल्कुल। सो आई टोटली एग्री विद यू कि उतनी जगह बचा के रखो। अभी भी अगर कुछ बचा सकते हो तो उतनी जगह बचा के रखो, चाहे सियासत में हो, चाहे समाज में हो, और चाहे कितना भी विरोध हो एक दूसरे को लेकर, उतनी जगह बचा के रखो कि कहीं किसी चौराहे पे टकराएं तो शर्मिंदा ना हो। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मेरी बात ये अटल जी की एक स्पीच से भी थी, जो यहाँ वो कहते हैं कि हम रहे ना रहें, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लोग रहे ना रहें, ये देश और ये देश रहना चाहिए। करेक्ट। तो वही मिसिंग है आज की डेट बिल्कुल में। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सहमत हूँ आपकी बात। जो मैं देखता हूँ हमेशा, मैं अपने से भी इसलिए लेता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसमें मुझे मेरा इन्वॉल्वमेंट भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जब कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर को खड़ा करते हैं, तो जो सपोर्टर होते हैं ना, वो इसलिए उन्हें खड़ा करते हैं कि कल हम उनसे अपना स्वार्थ भी पूरा कर सकें। तो अगर कल की डेट में अगर वो कुछ बन गया और आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने भी आपको उसी स्टेज पे चले गए। आप भी जैसे मान लीजिए, मेरा कहने का मतलब है, जैसे आज आपने किसी को स्वार्थ से खड़ा किया और कल वो आपके लिए काम नहीं करें ऐसे करके, तो मैं आपको ना अपने उदाहरण से देता हूँ हाँ, कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे, इसी से समझ में आ जाएगा। देखिए, पॉलिटिकल कल्चर में है ये कि पॉलिटिकल कार्डर को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी एक कार्यकर्ता को कोई ना कोई चीज़ तो ड्राइव करनी चाहिए, तभी वो उसमें स्टे कर पाएगा। ड्राइव करने का मतलब कि एक टिपिकल पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, ट्रेडिशनल पार्टी की मैं बात करूँ, कोई नेता बन गया, गली मोहल्ले के लोगों का काम करा रहा है, थोड़ा बहुत पैसे कमा रहा है, फिर उसे लेटर छपवा रहा है, बिल्कुल लेटर छपवा के नेतागिरी को अलग लेवल पे लेके जा रहा है, फिर वहाँ थोड़ा सा बड़े नेताओं से मिल रहा है, बिल्कुल, और इन्फ्लुएंस करके टिकट पैसे के लेन देन से टिकट आ रही है, फिर वो चुनाव लड़ रहा है, फिर वो बड़ा नेता ये टिपिकल करियर पाथ है। बिल्कुल। समथिंग इज ड्राइविंग। दूसरा क्या है ऑप्शन? आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो कि आप उस आइडियोलॉजी से ड्रिवन हो, और बिल्कुल आप सब कुछ न्यौछावर करके। मैं क्यों हूँ? मैं स्वार्थ से हूँ, मेरा एक स्वार्थ है। हाँ। मेरे से लोग पूछते हैं आप क्या मिल रहा है आपको। इनफैक्ट जब मैं मिले नहीं था तब की भी बात कर, और मैं खुलेआम बोलता था कि देखो मेरा स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ क्या है कि मेरे 2 बच्चे हैं, जोया 10 साल की है, कान्हा 14 साल का है। मेरा स्वार्थ ये है कि इस राजनीतिक संगठन में जुड़े रहने से जो व्यवस्था बने, उस व्यवस्था में मेरा बच्चा अगर कल को पहली बार जीवन में किसी सरकारी दफ्तर में जाए लाइसेंस बनवाने, तो बिना 10 रुपया खर्चा किए रिश्वत के उसका लाइसेंस लर्निंग वाला बन जाए। मेरा स्वार्थ ये भी है कि मेरी बेटी 10 साल की है, कल को 12-14 की हो और कहीं बाहर जाए दोस्तों के साथ, और अंधेरा घिरने तक अगर लौट के ना आए तो मेरे मन में ये भय ना हो कि पता नहीं मेरी बच्ची जिंदा भी है कि नहीं, कुछ हो तो नहीं गया। ये बिल्कुल, ये मेरा स्वार्थ है। अब आप कहने को कह दो कि आपका निजी स्वार्थ है, बट ये सामूहिक स्वार्थ है। अगर ऐसी व्यवस्था बनती है तो सिर्फ मेरा भला नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था बनती है तो आपका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, बिल्कुल, सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। बिल्कुल, मुझे वो ड्राइव करता है। बिल्कुल। जब तक आप इस भाव से ड्रिवन रहेंगे, सामूहिक सौभाग्य की बात करेंगे आप, कलेक्टिव वेलफेयर की बात करेंगे आप, तब तक आपको तकलीफ दुख नहीं होगा कि जिसको आपने बनाया वो आपको पर्सनली बेनिफिट कर रहा है कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस के मानदंडों पे आप उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तो बचे रहेंगे, ठीक रहेंगे आप। बिल्कुल। अदरवाइज केस में जहाँ पे आप पर्सनल प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ पे तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे आप।
फ्रस्ट्रेट होंगे, कुंठित होंगे, बताओ यार उसने कहा था कि ये वाला ठेका दिलवा दूंगा, ये वाली रेडी मुझे लगवाने को हेल्प करने को बोला था उसने, किया ही नहीं। अब आप कुंठित होंगे, अब आप मौके तलाशेंगे, कब उसको बैक बिल्कुल। स्टेप करें, कब कहीं और जाएं। फिर बिल्कुल। वहाँ कलुषता आ गई, वहाँ मन में भेद आ गया, वहाँ मन में कालापन भर गया। फिर वो रिश्ता उस व्यक्ति के साथ या उस संगठन के साथ आपका लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। मैं जहाँ हूँ बहुत सॉर्टेड हूँ। सियासत में बहुत सारी चीज़ें लोगों को सही गलत समझ में आती हैं, बट सबसे बड़ा संतोष यहाँ होने का क्या है कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा हूँ जिसकी वजह से स्कूलों की हालत बदली तो लगभग 16 लाख परिवारों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया। बिल्कुल। मैं यहाँ का विधायक हूँ, 14 स्कूल मेरे अंडर में आते हैं। उन 14 स्कूलों में क्या बेहतरीन बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं जो कल्पना से भी परे। मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पास में क्रिश्चियन कॉलोनी, यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जिसने कभी कोचिंग नहीं की, 12वीं में पढ़ते पढ़ते IIT क्रैक कर लिया। 12वीं में पढ़ते पढ़ते IIT क्रैक कर लिया। हालत कैसी है घर की? माँ बर्तन मांजती है, बाप से रिक्शा चलाता है, शराब पी के पैसे ख़त्म कर देता है। बच्चा पढ़ भी नहीं पाता था, माँ ने बाप को अड़काया कि पढ़ने नहीं दोगे तो काट दूँगी गला। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई हुई उसकी, और बच्चे ने IIT क्रैक कर लिया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हो गया। क्या कमाल की बात है। ये होता है व्यवस्था परिवर्तन। जहाँ आपने इंटरव्यू में शायद देखा भी, NDTV में आया था, एक साथ CM का बच्चा और एक दर्जी का बच्चा उस इंटरव्यू में बैठे थे। वो दर्जी का बेटा दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा था, दिल्ली गवर्नमेंट के सिस्टम से निकला हुआ बच्चा, उसकी रैंक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के बच्चे से बेटर आई थी, और दोनों ही IIT दिल्ली में एडमिशन लिए। अमीर और गरीब के फ़र्क को इस सरकार ने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाके ख़त्म कर दिया। जब मैं वो इंटरव्यू देखता हूँ ना, गूज़बम्स आते हैं कि हाँ यार, ये है, यही तो है सपना। यही सपना है जो हम यहाँ पूरा होता हुआ देख रहे हैं, और चाहते हैं कि देश के बाकी हिस्सों में भी सपना पूरा होता हुआ लोग देखें, जहाँ एक दर्जी का बेटा और एक चीफ मिनिस्टर का बेटा एक सिस्टम से निकल के एक जगह जाके पढ़ें, और सिर्फ एक जगह पढ़े नहीं बल्कि रैंक उसकी ज़्यादा अच्छी है, दर्जी के बेटे की ज़्यादा अच्छी रैंक है। घरों में बर्तन मांजने वाली एक महिला, उसकी बेटी ने नीट क्रैक किया, MBBS कर रही है। ये व्यवस्था है। ये ऐसा एम्पावरमेंट है कि आपने पूरी पीढ़ी बदल दी। अब उसके घर में कोई बर्तन नहीं मांज रहा होगा। मैं काम अच्छा है बुरा ये नहीं कह रहा, बट कोई बर्तन नहीं मांज रहा होगा, कुछ और कर रहे होंगे वो लोग। आपकी नज़र में एक ट्रू डेफिनेशन जो किताब से ना मिलती हो, लेकिन किताब ही तो अब हम पढ़ के बोल दें ये होता है एक अच्छा लीडर, आप मतलब एक डेफिनेशन जो आपके फ्रेम से आज की दुनिया को देखते हो, आपके हिसाब से एक ट्रू लीडर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? 4 शब्द हैं जो मुझे लगता है कि एक बुकिश तो बहुत सारी हैं। बिल्कुल। आप पढ़ेंगे किताबों में तो समूह में ऐसा व्यक्ति जो समूह को प्रभावित करे लेकिन समूह के लोगों से प्रभावित ना हो, उसे लीडर कहेंगे। ये सब बिल्कुल। बुकिश 4 शब्द हैं जो किसी भी एक लीडर को डिफाइन करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी वो वर्ड फ्रीडम, लव, काइंडनेस और कंपैशन और पीस, इन चारों के बगैर कोई भी आदमी अच्छा नेता नहीं बन सकता। आप सफल हो सकते हैं, आप वर्ल्डली डेफिनेशन के मुताबिक सक्सेस की हाइट पे पहुंच चुके हो, ये भी पॉसिबल है, बट अगर आपका दिल किसी गरीब के लिए नहीं धड़कता, अगर आपका दिल किसी गरीब की बच्ची के इलाज में मदद करने को आपको प्रेरित नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता, तो आप अच्छे नहीं हैं। आप जिस व्यवस्था का हिस्सा हैं वह व्यवस्था किसी भी गरीब के काम नहीं आती है, तो आप नहीं हैं फिर अच्छे लीडर। और ये वो गुण हैं कि अगर हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ रचनात्मक रहने की। मैं कविताएं लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, 4-5 किताबें लिख दी हैं, आर्चरी पे, ये सब क्यों करता हूँ? क्योंकि सियासत का मिजाज ऐसा होता है ना कि आपको सुखाती है, अंदर से ड्राई करती है। आपको ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम पे पॉलिटिक्स शायद ही कुछ देती हो, पर ह्यूमन वैल्यूज़ आपसे छीनती बहुत ज़्यादा है। तो ये जो रचने गढ़ने का मेरा मिजाज है, लिखने का, पढ़ने का, क्रिएटिव रहने का, ये सब कोशिश है, या यूँ कहें कि शर्त है मेरे लिए आदमी बने रहने की। मैं सोऊं तो एक आम आदमी बन के सोऊं, वो
रस नहीं गायब होगा अंदर से ना, तभी ये संभव है, और ये सब कुछ उसी में मेरी मदद करता है। तो ये सब कुछ भी तभी संभव है जब वो चारों गुण आपके अंदर है, वो चारों वैल्यूज़ आपके अंदर, करुणा हो आपके अंदर, दया हो, आज़ाद ख्याल हो, आप स्नेह हो किसी के लिए, ये होंगे तभी ये सब कुछ कर भी पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अगर मुझसे कोई सवाल पूछता है कि आपके लिए पॉलिटिक्स कैसी है ना, तो मैं कहूँगा मेरी अगर एक कॉमन मैनिंग नज़र देखें तो मेरे लिए ऐसा है, यू हैव टू चूज अ लेसर इवल। आई विल नॉट से नाइस, आई विल से लेसर इवल। व्हाट यू विल कमेंट ऑन दिस? नहीं, ये देखिए होता क्या है कि हमारे वर्तमान का जो ज्ञान है ना, हमारी जो प्रेजेंट की नॉलेज है, ये हमारे पास के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है। या तो पढ़ा हो कहीं या खुद से तजुर्बा किया होती है, बिल्कुल। उसी की बेसिस पे हमारी नॉलेज। बिल्कुल। तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से एक्सपीरियंस हमको आपको मिला, वो यही तो मिला। आपको पता है हमारे गाँव में, कस्बों में, शहरों में लोग इस वर्ड को यूज़ कैसे कर, अबे हमारे साथ पॉलिटिक्स मत करो यार तुम, हाँ, बिल्कुल। मतलब धोखा मत करो, हाँ। सिनोनिम टाइप का समझ, यार ऐसा मत, यार तुम्हारे साथ तो राजनीति हो गई यार, गजब हो गया तुम्हारे साथ। बिल्कुल। समझ रहे हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ने इस लफ्ज़ को कैसे डिस्टॉर्ट कर दिया, किस तरह से ख़राब कर दिया कि इस तरह के कंटेक्स्ट में इस शब्द का प्रयोग होने लगा। लेकिन जब हम आए तो हमारे आने के बाद चीज़ें बदली हैं, और वे सारे विषय जो सीधे सीधे आम आदमी की ज़िंदगी पे अपना असर रखते हैं, और वो पहले कहीं भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं थे, थैंक्स टू अस कि अब वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स के सेंटर में है। सरकमफरेंस छोड़ दीजिए, सेंटर में है। हम स्कूलों की बात हो रही है, अस्पतालों की बात हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक्स की बात हो रही है, पेंशन्स की बात हो रही है, तमाम तरह के और तो ये क्रेडिट तो हम खुद को देंगे और देना चाहेंगे। और आई गेस राइट माइंडसेट से अगर आप कोई भी सोचेगा तो हमको ये, हमारे जो विरोधी दल के भी लोग हैं ना, वो भी कहते हैं हाँ यार ये तो तुमने ठीक किया है, चलो यार ये तो तुम्हारा बनता है। अब लास्ट सवाल है मेरा, बट बहुत ही अलग सवाल है। जो जनता ये कहती है कि सरकार बहुत ख़राब है, उस जनता से आप एज अ लीडर क्या बोलोगे? तो मैं कहूँगा कि, और ये किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए मैं नहीं है। समझ गया, हाँ, मैं जनरल। उनसे कहूँगा कि आपसे सहमत हूँ, इसके पहले आप समझो जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के मायने को, जो कतई ये नहीं कहता कि 5 साल में एक बार वोट दे के घर जाके बैठ जाओ। वोट दिया तो इतनी कुव्वत रखो, इतना सलीका और समझ रखो कि जिसको वोट दिया 5 साल तक उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे सवाल पूछ सको। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, रिश्तेदार चुन रहे हैं, नेता नहीं चुन रहे हैं। क्या, अरे वो नेताजी हमारे बेटे की शादी में आ गए थे, बिल्कुल। गली नहीं बनी है, सड़क नहीं बनी, अग्री। नालियाँ टूटी पड़ी हैं, लेकिन मेरे भतीजी की बुआ के बेटे की जो ननद की शादी हुई थी, उसमें फलाने वाले सांसद जी और यार गजब आदमी भाई, इतने बिजी समय से समय निकाल के आए, शादी में सड़क बनवाए। जिन गलियों में तुम रोज़ सुबह शाम गिरते हो, कभी वो उसमें गिरते हुए दिखे नहीं, वो तो आए ही नहीं उधर। तो आप तो रिश्तेदार चुन रहे हो, उसकी एक बार की आमद आप जिंदगी भर, और कहते हैं लोग बहुत इसको फ्लॉन्ट ऑफ करते हैं, फलाने नेताजी तो किसी के मरने जीने में जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप सोचो कि किस काम के लिए चुना है, शादी में लिफाफा देने के लिए कि उस इलाके की तरक्की के लिए चुना है। ये समझोगे तो आप फिर ये भी समझोगे कि लोकतंत्र की मायने क्या हैं, मतलब क्या है, डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। जिस दिन ये समझ जाएंगे, फिर हम उधर उंगली उठाने की बजाय सही क्या है वो कदम उठाना शुरू कर देंगे। ब्यूटीफुल, ये जवाब मुझे बहुत पसंद आया। बहुत पसंद आया। यस सर, बहुत हो गया सीरियसनेस। अब आपसे वन वर्ड आंसर लेंगे, मैं आपसे रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। या 2 वर्ड 3 वर्ड, मैं कहना पूरा सेंटेंस आप बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्विकली हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। सो वन एडवाइस टू द वर्ल्ड। इस दुनिया में अनाज की कमी से लोग नहीं मर रहे हैं, मोहब्बत की कमी से मर रहे हैं। खूब प्यार करो, खूब प्यार बांटो। व्हाट्स योर व्यू ऑन डेस्टिनी? आई गेस डेस्टिनी का मतलब ये है कि ये तब तक किसी एक आदमी के कंटेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करती जब तक कि उस आदमी की तरफ से कोई एफर्ट नहीं है। इट्स लाइक अ रन दैट यू आर रनिंग। आपने दौड़ना शुरू किया तो डेस्टिनी, लक,
ये शायद वो हवा का झोंका है जो शायद वहाँ तक आपको पहुँचा दे अगर आपके फेवर में है तो, बट आप दौड़ ही नहीं रहे हो, बैठे हो तो कहाँ पहुँचने वाले हो, कहीं नहीं पहुँचने वाले हो। If you become immortal, what would be your next plan of action? My God, I would not like to be immortal. I think it's a very scary concept, a scary idea, because जो आदमी अपने आप को अनडिफीटेड और इमोर्टल फील करता है, उस आदमी की जहनियत में क्या क्या घुस जाएगा, ये सोच और समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो आई वुड नॉट लाइक टू बी इमोर्टल। Your favorite food? अरे भाई साहब, ये देसी चीज़ पूछ दी आपने। मुझे लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। हाँ, बिल्कुल। Who is your favorite writer? फेवरेट राइटर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिन्हें मैं बहुत मोहब्बत से पढ़ता हूँ, बट केदारनाथ जी एक लेखक हुए हैं और बहुत प्यार है उनकी रचनाओं से, उनकी कविताओं से। और भी हैं, मतलब शिलाल शुक्ल हैं, हरिशंकर परसाई हैं, रेणु हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं नुहारी को भी पढ़ता हूँ, बहुत पसंद है, बट ये फेवरेट है केदारनाथ। One word which defines you. करुणा, कंपैशन। One quality of yourself you wish everyone else in world should have. कंपैशन। How was the experience of this conversation? Lovely. I absolutely felt I'm not being interviewed. I thought I'm talking to an old friend. So it's lovely. I was at ease. मैं एकदम सहज था। आपने मुझे सहज रखा, इसका क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू सो मच। मेरा फिर भी एक लास्ट सवाल है आपसे। लोग कहते हैं ना कि जब आदमी मर जाएगा तो दुनिया में कुछ लेके नहीं जाता, पर फिर भी इंसान स्वार्थी तो है, ठीक है ना? स्वार्थ से ही दुनिया बनी है। तो मेरा ये कहना है कि आप कैसे मानते हो कि लाइफ अगर एंड होगी तो ये है, ये ज़िंदगी होनी चाहिए, ऐसी मेरी ज़िंदगी में मानना हो, ऐसे ऐसे मुझे देखा जाए। ओके। एक बात तो ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं मरूं भी ना तो किसी के काम आके मरूं। ये बड़ा मन में मेरे रहता है। निरर्थक ना जाए मेरी मौत, बेवजह ना जाए मेरी मौत, ये एक ख्वाहिश है। और मुझे लगता है कि जीने वालों को, जो जी रहा है आदमी, जीने वाले को इस बात की चिंता तब होगी जब उसके कर्म ऐसे नहीं होंगे कि मरने के बाद कैसे सोचेंगे लोग। तो कैसे जिए हो वो तय करता है कि आप कैसे मरने के बाद याद किए जाओगे। मैं सुकून से मरूंगा, जीऊँ कैसे भी मरूंगा सुकून से, इस बात को लेकर मैं आश्वस्त हूँ। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।